से पूरा रिकॉल हो जाएगा। एक होता है ना कहानी सुनने से बहुत अच्छे से याद रहता है और उसको हम अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। कुछ कुछ वर्ड्स बस हमें जानना है, एक एक वर्ड जो चाहिए हमें उसे जानना है, ठीक है। जैसे एपिक वैदिक एज बोला गया, फटाफट बोलो, ठीक है। तो एपिक वैदिक एज, हमारे एज तो आप जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एज पीरियड है, जहाँ पे हमने एजुकेशन सिस्टम के बारे में पहले पढ़ा था। बट अभी का पॉइंट आता है कि ये एज होता है कि यहाँ पे वुमेन स्टेटस को दिखाना है, ठीक है। सो द वैदिक पीरियड और द वैदिक एज रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड व्हेन द वैदिक संस्कृत टेक्स्ट वेयर कंपोज्ड इन इंडिया। पता है मतलब वैदिक एज पीरियड कौन सा होता है, जहाँ पे वैदिक जो पीरियड बोला गया जहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट लिखे गए, संस्कृत में चीज़ें लिखे गए, संस्कृत में सब कुछ लिखना शुरू किया गया, ठीक है। सोसाइटी में संस्कृत का आरंभ किया गया, जहाँ पे संस्कृत में पढ़ाई सब कुछ। तो उस पीरियड को हम लोग वैदिक पीरियड बोल रहे हैं या फिर वैदिक एज बोल रहे हैं, ठीक है। वैदिक पीरियड बोल रहे हो और वैदिक एज बोल रहे हो, यहाँ तक हो गया। और वैदिक सिविलाइजेशन भी बोल सकते हो। द वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड बिटवीन, ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है ये फ्लोरिश बिटवीन कौन से पीरियड में आया। नॉर्मली ये जो वैदिक एज है और वैदिक सिविलाइजेशन है, इसका टाइम पीरियड होता है 1500 BC टू 500 BC, ठीक है, 1500 टू 500 BC। अच्छा, यह करना है कि ये जो टाइम पीरियड है 1500 BC टू 500 BC कौन से जगह पे हुआ, इंडो गांगेटिक प्लेन्स। जो इंडो गांगेटिक प्लेन्स हैं ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ था वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको मेंशन कर देना है। और यहाँ से पता है इसी पीरियड से शुरू हुआ था हमारा हिंदुइज्म। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर हिंदू का कहीं पे ओरिजिन दिखाना है तो वो वैदिक पीरियड है। इसलिए आप जितने जगह पे भी पढ़ रहे हो तो वो वैदिक पीरियड से ही हमारा एजुकेशन, वैदिक पीरियड से ही हमारा डेवलपमेंट सब कुछ लिखा गया है। इतना लिखने के बाद आपको चले जाना है लास्ट पॉइंट पे, तो दैट इज वुमेन ऑफ द वैदिक पीरियड। जो वुमेन होती हैं वैदिक पीरियड में वेर एपिटम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल। पता है मतलब एपिटम्स ऐसा बोल सकते हो कि भरपूर, जो बोलते हैं ना तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, तो ज्ञान से भरपूर जो है उनको बोल सकते हैं एपिटम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ज़्यादा धार्मिक, स्पिरिचुअल, एपिटम ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और धार्मिक बन जाना। एपिटम ऑफ ब्यूटी, तो ब्यूटी में बहुत ज़्यादा सुंदर होना और बहुत ज़्यादा सुंदरता, ऐसा। उस टाइम पे वेदास में जो भी आपके 4 वेदास हैं, वेदास के बहुत सारे वॉल्यूम्स भी हैं, उस मतलब वॉल्यूम्स में, अध्यायों में लिखाया गया है कि वुमेन्स जो होती हैं उस टाइम पे, जो वुमेन्स थी वो मेल के कॉम्प्लीमेंटेड भी थे, सप्लीमेंटेड भी थे। मतलब अगर कहीं पे पुरुष काम नहीं कर पा रहा या पुरुष वहाँ पे कुछ चीज़ों का उपाय नहीं निकल पा रहा तो महिलाएं निकाल देंगी, ठीक है। और वैसे ही अगर पुरुष के ऑपोजिट में कोई खड़ा हो सकता है तो वो महिलाएं हो सकती हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो इतना चीज़ बताया गया, ठीक है। इसके बाद हम देखो कैकेयी माता के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट कैकेयी माता, ठीक है। कैकेयी कौन थी ना, कैकेयी इन एंशियंट हिंदू एपिक रामायण जो हम लोग पढ़े हैं, जो महाकाव्य है, सो उसमें कैकेयी माता का नाम लिखा गया। इट हैज़ बीन मेंशन दैट, वहाँ पे लिखा गया है, इट हैज़ बीन मेंशन दैट कैकेयी वाज वन ऑफ द 3 वाइफ्स ऑफ किंग दशरथ ऑफ अयोध्या। मैं स्टोरी सुना दूँ अच्छे से, यहाँ पे जो लिखा गया है फटाफट उसके बाद पढ़ेंगे। सो दशरथ राजा दशरथ जी के 3 वाइफ हैं, देयर आर 3 वाइफ्स ऑफ दशरथ राजा, ठीक है। और आउट ऑफ दैट सबसे यंगेस्ट कौन थी, यंगेस्ट थी माता कैकेयी, ठीक है। एंड कैकेयी माता बहुत ही सुंदर थी, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड शी वॉज वेरी टैलेंटेड ऑल्सो एंड ब्रेव वॉरियर, काउडेड नहीं थी, ठीक है। वो कौशली एक योद्धा थी, ठीक है। इवन वो बहुत सारे वर में कई मतलब कौशाला उनके जहाँ उनका राज्य था उनका नाम है कोशाला, ठीक है, KOSALA। उनके पिता का नाम है और फादर का नाम है अश्वपति। तो अश्वपति की बेटी हैं और डॉटर हैं माता कैकेयी, ठीक है। अब एक कैकेयी बहुत जगह पे अपने पिता को और अश्वपति को हेल्प करती थी युद्ध को जीतने के लिए, ठीक है। वैसे ही एक युद्ध में जो राजा दशरथ जी को हेल्प किसने किया था, कैकेयी माता ने किया था। तो ये चीज़ अभी बताया गया। देखो इन संस्कृत द वर्ड कैकेयी मीन्स
पता है मतलब कैकई का मतलब क्या होता है? कैकई का मतलब होता है कि जो कैकैया से बिलोंग करता है उसको कैकई बोलते हैं, ठीक है, कैकई बोलते हैं। तो कोई बिलोंगिंग टू द कैकैयास, वो यंगेस्ट ऑफ किंग दशरथ's वाइफ थी and is known to be very beautiful and she is also believed to be a brave and skilled warrior। इतना पढ़ लिया। कैकई was the daughter of great अश्वपति, तो अश्वपति की वो डॉटर थी। अश्वपति was an ally of कौशाला। अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी, एक युद्ध में दशरथ जी को हेल्प किसने किया? कैकई ने किया। कैकई ने हेल्प किया और दशरथ जी के लाइफ बचाया, मतलब जीवन संकट में था उसमें बचा दिया। सो बाय सेविंग हिज लाइफ। तो दिस ब्रेव एक्ट ऑफ कैकई, ये जो इतना अच्छा काम कैकई माता ने किया था जिसके वजह से दशरथ राजा का मतलब जीवन बच गया, तो इसके लिए राजा जी ने बोला तुमको मैं 2 विश देता हूँ, तुम जो भी मांगोगे 2 विश को मैं पूरा करूँगा। सो दैट इज Dashrath very much impressed and he asked her to wish for any 2 boons। ठीक है, कैकई told him that, कैकई ने बोला told him that she will ask when she will feel like, जब उसे ज़रूरत पड़ेगा वो मांग लेंगी। ठीक है, कैकई being the youngest of all the 3 queens, सबसे यंगेस्ट थी। तो हमारा क्या पॉइंट होता है बताओ कि मतलब जो राजा के 3 रानियां हैं उनमें कौन से पुत्र को राज सिंहासन में बिठाया जाएगा? राजा के बाद किसको बिठाया जाएगा? लास्ट में आपको स्टोरी में पता चलेगा कि कैकई माता को ऑलरेडी राम जी ने बता दिया था कि वो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, ही वॉज द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड ही वॉज केम टू द अर्थ टू किल इविल रावण। वो रावण को किल करने के लिए इस अर्थ में आए हैं। ठीक है, और उसी के लिए इतना सारा चीज़ हुआ है जो कि साधारण मनुष्य को नहीं पता था। तो इसीलिए कैकई जी को बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ा, बहुत ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ा। उनके खुद के पुत्र उनको माता नहीं बुलाते थे इस घटना के बाद। ठीक है, तो दशरथ डिसाइडेड टू मेक हिज एल्डेस्ट सन राम द किंग ऑफ अयोध्या। बड़े बेटे को ही बनाना है अयोध्या का राजा, राज सिंहासन में बिठाना है, राम राज्य गठन करना है ना। तो कैकई उसी समय पूरे उसी क्षण उनको बोल दिए कि मैंने 2, आपने बोला था मेरे 2 इच्छाओं को आप पूरा करेंगे। तो मेरा पहला इच्छा है कि मेरा जो पुत्र है भरत की वो माता थे, तो भरत को राज सिंहासन में बिठाया जाए राजा बना के। और सेकंड इच्छा है राम को वनवास भेजा जाए, एग्जाइल मतलब वनवास, सेंड राम टू एग्जाइल, वनवास में भेजा जाए। ठीक है, वनवासी बना दो। तो दशरथ बहुत अच्छे से उनका प्रॉमिस निभाए। पहले के सब राजाएं थे ना, बहुत ज़्यादा मतलब धर्म के ऊपर चलते थे, धर्म के पथ पर। हम लोग होते तो उस चीज़ को मानते तक नहीं, है ना, बट धर्म के पथ पे चलते थे। उन्होंने क्या किया, दोनों इच्छाओं को पूरा किया। उनके पुत्र को भरत को सिंहासन में बिठा दिया, घोषणा भी हो गई, और उधर राम को बोल दिया वनवास जाओ। उसके साथ कौन गया? माता सीता गई। माता सीता नहीं जाती तो घटना घटता ही नहीं, है ना, रावण मारते ही नहीं और घटना घटता नहीं। इसलिए उससे पहले सारे पुत्रों का विवाह भी संपन्न हो चुका था और उसी कारण सीता माता को जाना पड़ा राम जी के साथ। ठीक है, उसके साथ लक्ष्मण भी गए। क्यों? वो भैया भाभी को, दैट मीन्स राम जी और माता सीता को प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, इसी दुख के साथ, क्योंकि उनके बड़े पुत्र, सबसे लाडले बड़े पुत्र उनसे वियोग ले चुके, वियोग मतलब सेपरेशन ले चुके हैं उनके मतलब दशरथ जी से। तो इसी दुख में उनका क्या हो गया? डेथ हो गया। ठीक है, डेथ हो गया। तो ये चीज़ वो उन्होंने लिखा यहाँ पे, दशरथ केप्ट हिज प्रॉमिस एंड fulfilled both her wishes but was deeply hurt due to the separation of his son Rama. He finally couldn't take the grief and pain of the separation and died of a broken heart. Bharata loved his brother very much and was very angry at his mother. ठीक है, he told her that he will never call her mother again. उन्होंने बोला मैं पुनः कभी आपको माता बोल के नहीं बोलूँगा। ठीक है, एंड ब्लेम्ड हर फॉर एवरीथिंग। उन्होंने ब्लेम कर दिया कि आपके वजह से सब कुछ हुआ। बट कैकई सुन रियलाइज द टेरिबल सीन। ये जो उनके पुत्र ने, बड़े पुत्र ने बता दिया था कि उनको
इस अर्थ में आना पड़ा, जो बोलते हैं ना एक सपना निर्देश होता है, सपना निर्देश बोलते हैं, उनको दिखाया गया था, जिसके थ्रू उनको बताया गया कि मैं इस अर्थ पे आया हूँ रावण को मारने के लिए। तो ये चीज़ जो बताया गया, इसके वजह से ये सब घटना घटी। बट जब हम रियलिटी में देखते, सोसाइटी के बेसिस में एक पाप था, कैकेयी ने एक पाप कर दिया, ठीक है। एंड सी हैड कमिटेड एंड रिपेंटेड फॉर व्हाट सी हैड डन, जो उन्होंने किया उसके लिए वो हमेशा खुद को दोषी मानते रहे। अकॉर्डिंग टू ऋषि वाल्मीकि ने बोला कैकेयी वॉज इंडीड ए ग्रेट वुमन, उसके बावजूद बोला कि कैकेयी माता सबसे, जो तीनों रानियां थी उनमें से सबसे अच्छी रानी थी और अच्छी माता भी थी। क्यों? हु हेल्प्ड लॉर्ड राम, जिन्होंने भगवान राम जी को मतलब बहुत सहायता किया। इट हैज़ बिन मेंशन बाय वाल्मीकि द्वारा ये मेंशन किया गया है दैट लॉर्ड राम टोल्ड कैकेयी दैट ही इज द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड हैव केम टू अर्थ टू किल इविल रावण। तो राम क्यों आए हैं अर्थ पे? रावण को मारने के लिए। तो उस चीज़ के लिए ये पूरा घटना घटा, और उस घटना के बाद सीता माँ भी गई उनके साथ और रावण आए और ले गए, मारा, सब कुछ हुआ। तो इससे आपको अगर अंदर का चीज़ देखते हो तो कैकेयी माता बहुत बड़ा सैक्रिफाइस की है, क्योंकि राम जी को वो अपनी पुत्र से भी बड़े मानते थे फिर भी, और ये घटना उन्होंने घटाया था। दैट्स इट। इसलिए उनको कैकेयी को यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन में पहले रखा गया है एपिक वैदिक एज में, ठीक है। सत्यभामा कौन है? सत्यभामा वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ यादव चीफ सत्यजीत, ठीक है। यादव वंश के जो चीफ थे, मुख्य थे, जिनका नाम था सत्यजीत, उनके पुत्री थी, एकमात्र पुत्री थे सत्यभामा, ठीक है। इवन दो एट द टाइम इट वॉज मोर कॉमन टू रेज बॉयज इन मार्शियल आर्ट। उस टाइम पे क्या था, पहले आपने एजुकेशन सिस्टम में भी पढ़ा है, जो फिलोसॉफी में था, कि उस समय पे एजुकेशन नॉर्मली किनको दिया जाता था ना, एजुकेशन दिया जाता था पुत्र को, मतलब लड़कों को, ना कि लड़कियों को, ठीक है। बट उन्होंने अपने पुत्री को पुत्र जैसा माना, ठीक है। इवन दो एट द टाइम इट वॉज मोर कॉमन टू रेज बॉयज इन मार्शियल आर्ट्स एंड एथलेटिक परस्यूट्स, द भागवतम पुराण और पुराणस टीच एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन इक्वालिटी। बट भागवत पुराण जो है उसमें बताया गया है कि इक्वालिटी इंट्रोडक्शन हुआ सत्यभामा के साथ, ठीक है। सत्यभामा इन कृष्णस पास्ट टाइम, वहाँ से इक्वालिटी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। समझ गए? इक्वालिटी, समानता, दोनों को चाहिए। अगर कोई एबल है, क्षमताशाली है, जिसको लड़ना आना चाहिए, जिसको सीखना है बहुत कुछ, तो वो लड़के जैसा अगर रहना चाहती है तो वो रह सकती है, उतना पावरफुल बनना चाहती है तो पावरफुल बन सकती है। तो वहाँ से शुरू हुआ। सत्यभामा वॉज दैट इज़ एक्चुअली यहाँ पे ना नॉटी होगा, वो थोड़ी सी बदमाश भी थी, मतलब जैसे पुत्र रहते हैं, जैसे पुत्र संतान होते वैसे ही होगा। एंड हाई स्पिरिटेड, मतलब बहुत ही उनका जो सोल था पावरफुल था, क्षमताशाली था, वो बहुत कुछ भांप लेती थी, बोलते हैं ना सेंस ऑर्गन्स बहुत एक्टिव है, सिक्स सेंस काम कर रहा है, तो वैसी थी। तो जो याद रखना, जो बदमाश होते हैं, मतलब ऐसे कंडीशन में बदमाशी का मतलब होता है सबके साथ मिलजुल के बदमाशी करना, ना कि लोगों को हार्म पहुंचाना, ना कि कष्ट देना, ठीक है। हाई स्पिरिटेड का मतलब होता है जिसका जो आत्मा है बहुत ही पवित्र होता है और बहुत आगे तक का वो देख सकता है। इतना अगर पावरफुल सोल हो तो उन लोगों को वो सिखाना चाहिए। तो सत्यभामा वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ कृष्ण जी के वो सेकेंड वाइफ थे, ठीक है। द अवतार ऑफ द गॉड विष्णु, कृष्ण जी कौन थे? गॉड विष्णु के अवतार थे। एंड सत्यभामा इज बिलीव टू बी एन अवतार ऑफ भूदेवी, माना जाता था सत्यभामा भूदेवी जी के अवतार हैं। भूदेवी कौन है? द अर्थ गॉडेस, ये पृथ्वी माता, एंड कॉन्सोर्ट ऑफ विष्णु, एंड विष्णु से ही उत्पत्ति उनका आया है, या विष्णु उनके साथ ही जुड़े हुए हैं, ऐसा। सी इज़ नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग विल एंड टेंट्रम्स, उनके जो नखरे थे, टेंट्रम्स मतलब उनके नखरे, नखरीले, मतलब
थोड़ा गुस्सा हो जाना, थोड़े में से लड़ने लग जाना, तो ऐसा था उनका व्यवहार। बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड के थे लेडी, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के, जेन्युइनली जो आज के जनरेशन्स में भी चाहिए वैसे लेडीज़ हो ना, तो वो थे उस समय पे। फिर आया देयर इज़ ए लेजेंडरी स्टोरी, एक स्टोरी है सत्यभामा से रिलेटेड, और नरकासुर, नरकासुर एवं सत्यभामा से जुड़ा हुआ एक स्टोरी बोलते हैं। नरकासुर वॉज अ डेमोन किंग, एक दैत्य थे बोल सकते हो, या बोल सकते हो क्या बोलूँ, क्या बोलते हैं उनको, राक्षस, ठीक है, राक्षस थे, राक्षसों के राजा, ठीक है। हु रूल्ड प्रग्जोथिस्यापुर, अच्छा प्रग्जोथिस्यापुर बोल सकते हो, ये स्पेलिंग थोड़ा सा इंग्लिश में है बोल के ऐसा आ रहा है, ठीक है। एंड ही वॉज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। बहुत सारे पहले के राक्षस क्या करते थे बताओ, जो देवता के ऑपोजिट में काम करते थे, तो वो बोलते थे हमें कोई मार ना सके, हम अमर हो जाए, हम किसी से ना मारे, ठीक है, हमें कोई मार ना सके, हमें कोई काट ना सके, और ओनली इन द हैंड्स ऑफ हिज मदर, वो बस अपने मरना अगर चाहता है मरे भी तो अपने ही माता के हाथों से मरे, ठीक है। नरकासुर यूज दिस पावर ऑफ इमोर्टलिटी, तो अगर उनको तो पता होगा कि ये माँ नहीं मारेगी, माताएं तो मार नहीं सकती ना, हमें कैसे मारेंगी, अपने पुत्र को मार देंगी, नहीं मार सकते, तो अभी वो जेन्युइनली अमर हो चुके हैं, ठीक है। एंड ग्रेजुअली बिकम ए डिक्टेटर, अभी वो लड़ना शुरू किए हैं, वो बताना शुरू किए हैं इस राज्य को कि मैं अमर हो चुका हूँ, ऐसा स्टार्ट हुआ। ही बिकेम इन फेमस फॉर हिज इविल रूलिंग, वो फेमस क्यों थे, इन फेमस मतलब नेगेटिवली फेमस रहना, जिसको इन फेमस बोलते हैं, ठीक है। इन फेमस का मतलब होता है जो नकारात्मक काम, मतलब नेगेटिविटीज़ के लिए जो फेमस रहे। सो इन फेमस फॉर हिज इविल रूलिंग एंड फॉर डिसरेस्पेक्टिंग देवर्स एंड वुमेन, वो नारियों को असम्मान करते थे और देवताओं को भी। नरकासुर डिफीटेड लॉर्ड इंद्र, उन्होंने लॉर्ड इंद्रजीत जो थे उनको हरा दिया था, जो किंग ऑफ गॉड्स थे, भगवानों के भी देव बोलते हैं, मतलब उनमें से भी राजा जो हो। एंड स्नैच्ड 16,000 वुमेन, मतलब 1600 जो वुमेन थी सबको उन्होंने क्या किया था, स्नैच्ड मतलब बोलते हैं ना डकैती जैसे मारते हैं, चोरी, चोरी तो नहीं बोलोगे, ये डकैती, क्योंकि सबको बता के लूट के लाना, स्नैचिंग। एंड इम्प्रिजन देम इन हिज प्लेस, अपने जगह पे, अपने राज्य पे उसको बंदी बना के रखना, ठीक है। ही वंस स्टोल द इयरिंग्स ऑफ अदिति, ठीक है, द हेवनली मदर गॉडेस, जो स्वर्गीय माता थी, मतलब एक देवी थी, ठीक है। एंड उनका भी कुछ चीज़ों को, टेरिटोरी को उन्होंने सीज कर लिया था। अदिति वॉज अ रिलेटिव ऑफ सत्यभामा, वो सत्यभामा की रिलेटिव थी। सत्यभामा वॉज बिलीव टू बी एन इनकारनेशन ऑफ भूदेवी, इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म, सो भूदेवी के पुनर्जन्म में सत्यभामा आई थी, ठीक है। भूदेवी वॉज नरकासुरस मदर, तो उन्होंने बोला था ना अगर मुझे मारना है तो मैं जैसे मेरे ही माता से, माता के हाथों ही मरूं, अदरवाइज कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे काट नहीं सकता, कोई मुझसे लड़ेगा भी तो वो मर जाएगा, बट मुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने मांगा था ब्रह्मा जी को तपस्या करके। तो अगर उनकी माता का नाम भूदेवी है और भूदेवी का पुनर्जन्म हुआ सत्यभामा के रूप में, तो सत्यभामा भी क्या कर सकते हैं, नरकासुर को मार सकती है, ठीक है। तो सी एडेड कृष्णा डिफीट द डेमोन नरकासुर, सो उन्होंने हेल्प किया, एडेड मतलब हेल्प, सपोर्ट कृष्णा को किया कि वो नरकासुर को मार दे। व्हेन सत्यभामा हियर्ड नरकासुरस क्रुएल्टी, ठीक है, जब सत्यभामा ने सुना कि नरकासुर इतना मतलब क्या बोल सकते हैं, खराब काम कर रहा है, इतना घिनौना काम कर रहा है, सो सत्यभामा सारा कुछ डिस्कस किए लॉर्ड कृष्ण जी के साथ एंड टुक परमिशन टू डिक्लेयर ए वॉर अगेंस्ट नरकासुर, एंड उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वॉर करेंगे, युद्ध करेंगे नरकासुर के अगेंस्ट में। कृष्णा एग्री हो गए, प्रेजेंटेड हिज गरुड़ एज हर माउंट एंड बोथ रोड टू द सिटी रूल्ड बाय नरकासुर, उन्होंने सत्यभामा जी को क्या दिया, कृष्णा जी ने अपना गरुड़ दे दिया, जिसके गरुड़ उनका वाहन थे, तो उनके ऊपर बैठ के सत्यभामा चली गई, कहाँ पे, नरकासुर के सिटी में, नरकासुर जहाँ पे थे। इन द वर्ड सत्यभामा फॉट विद द नरकासुर, वहाँ पे नरकासुर सत्यभामा दोनों के बीच घमासान युद्ध हो गया, ठीक है। मतलब इतना खतरनाक हुआ कि ही वॉज मोर स्किलफुल,
ये पता है कि नरकासुर बहुत स्किलफुल है, बट बहुत सारा मतलब क्या हुआ, बहुत बार ऐसा युद्ध होते रहा बहुत दिनों तक. आफ्टर ए फ्यू डेज नरकासुर गॉट ए चांस टू हर्ट कृष्णा. उसके बाद नरकासुर एक चांस मिल गया कृष्णा को हर्ट करने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए, मारने के लिए. तो कृष्णा मूर्छित हो गए, फेंटेड एज पर द प्री डिस्टाइंड डिवाइनली प्लान मेड विथ सत्यभामा. मतलब देखो, सत्यभामा गए थे युद्ध करने के लिए, बट सत्यभामा पहले से लड़ नहीं रहे थे. क्यों, कौन लड़ रहा था? सत्यभामा के साथ कृष्णा जी के प्लानिंग से कृष्णा जी लड़ रहे थे. ठीक है, अब हुआ क्या, अब सब सोच रहे थे कि कृष्णा जी के बल से सत्यभामा कुछ नहीं कर सकती. मतलब सत्यभामा के पास खुद का कुछ भी नहीं है, कृष्णा जी ही सब कुछ कर रहे हैं. बट कृष्णा जी ने एक मतलब नाटक कर दिया कि वो मूर्छित हो गए, मतलब फेंटेड, बेहोश हो गए, और जो कि पहले से प्लानिंग था. ठीक है, व्हेन सत्यभामा सॉ नरकासुर अटैकिंग कृष्णा, मतलब सत्यभामा को गुस्सा आना चाहिए ना, ताकि वो मार सके नरकासुर को, तो उस वजह से कृष्णा जी बेहोश हो गए. और जब देखा कि उसी मौके का फ़ायदा उठा के नरकासुर मारने जा रहे, तो सत्यभामा गए एंड सी डबल्ड हर स्ट्रेंथ, और ज़्यादा ताकतवर अपने ताकत को उन्होंने एकजुट किया और अटैक द डेमोन किंग नरकासुर. एंड फाइनली बिफोर नरकासुर's डेथ ही रिक्वेस्टेड ए बून फ्रॉम हिज मदर. उन्होंने एक विश मांगा सत्यभामा, उनके मदर से, जो सत्यभामा, दैट एवरीवन शुड सेलिब्रेट हिज डेथ विथ कलरफुल लाइट्स. उन्होंने बोला कि मैं जिस दिन मरा, मतलब मेरे डेथ के टाइम पे जिस दिन मेरा डेथ हुआ, उस दिन को सब कोई कलरफुल लाइट्स के साथ क्या करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए. Accordingly, this day is celebrated as the first day of दिवाली और नरक चतुर्दशी. जिस डे को बोला गया नरक चतुर्दशी और दिवाली, इसलिए बहुत जगह पे पूजा पाठ किया जाता है. वो राक्षस के जो मुंह होते हैं उसको लगाया जाता है घर के सामने, और बहुत सारे दिया जलाया जाता है. नहीं तो बोलते हैं कि इस टाइम पे आ जाएंगे कौन, बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच सब आ जाएंगे घर के अंदर, इसलिए वो चीज़ लगा के उत्सव मनाया जाता है भगाने के लिए. ठीक है, आफ्टर हिज विक्ट्री सत्यभामा फ्रीड ऑल द प्रिजनर्स ऑफ नरकासुर. जितने मतलब 1600 वुमेन को उन्होंने जो बंदी करके रखा था, उनको सबको उन्होंने छोड़ दिया. एंड सत्यभामा रेस्क्यूड 16,000 वुमेन एंड लॉर्ड कृष्णा मैरिड देम फॉर द रीजन ऑफ देयर प्यूरिटी. क्योंकि उस समय का ये कहना रहता था, अगर कोई राक्षस पुरुष है ना, तो वो अगर उठा के ले गए हैं, जैसे सीता माता के साथ हुआ, अग्नि परीक्षा देना पड़ा, तो इतने लेडीज़ अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो सारे तो देवी नहीं हैं जो मरेंगे नहीं, है ना. तो सबको बोला गया कि उनके प्योरिटी के बेसिस पे, नहीं तो सबने बुरा भला बोल देता. तो इसलिए 1600 वुमेन को कृष्णा जी ने विवाह कर लिया. ठीक है, चलो सुन. गार्गी द वैदिक जो प्रॉफिटेस होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, जैसे महर्षि, तो उनकी जो महर्षि के स्त्रियां होंगी, तो वो भी तो महाज्ञानी होंगी, ज्ञानी पुरुषों के स्त्री होते हैं जो लोग, तो वैसे प्रॉफिटेस थे जिनके पास बहुत सारा ज्ञान था. एंड डॉटर ऑफ सेज दैट इज़ अ बाचुकनु. ठीक है, बाचुकनु, तो सेज मतलब महर्षि, महर्षि बाचुकनु के वो क्या थे, डॉटर थे. कंपोज सेवरल हिम्स दैट क्वेश्चन द ओरिजिन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. देखो, उन्होंने बहुत सारे हिम्स लिखे थे जहाँ पे ओरिजिन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, सारी चीज़ें का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, मतलब हम लोग कहाँ से आए, ये पृथ्वी कहाँ से आया, कि एनिमल्स कहाँ से आए, ये पेड़ कहाँ से आए, ये मॉलिक्यूल कहाँ से आया, सब कुछ के बारे में पहले से लिखा है. अभी हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, बट इन लोगों ने पहले से ही सब कुछ का डिस्कवरी करके गए हैं, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इसलिए आजकल साइंटिफिक रूलिंग में चल रहा है कि डिस्कवरी. ठीक है, सो व्हेन किंग जनक ऑफ विदेहा ऑर्गेनाइज्ड ए ब्रह्म यज्ञ, ये यजना जो लिखा जाता है ना, एक्चुअली यज्ञ है, YAJNA, यज्ञ. ठीक है, सो जब व्हेन किंग जनक ऑफ विदेहा ऑर्गेनाइज्ड ब्रह्म यज्ञ, ये फिलोसॉफिक कांग्रेस सेंटर्ड अराउंड द फायर सैक्रमेंट. तो एक हो गया ना, मतलब होता क्या है, सारे जितने भी महर्षि हैं, ऋषि मुनियाँ हैं, जो भी बहुत महाज्ञानी हैं, उन लोगों को ब्रह्म यज्ञ में बुलाया जाता है. उनके अंदर कुछ पॉइंट्स को लेकर डिबेट भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का पाठ हो सकता है, ऐसा पवित्रता लाने के लिए.
गार्गी वॉज वन ऑफ द एमिनेंट पार्टिसिपेंट, उनमें से एक थी गार्गी जो बहुत ही शक्तिशाली, मतलब बुद्धि के तौर से शक्तिशाली थी. सी चैलेंज द सेज यज्ञवाल्क्य, ठीक है, यज्ञवाल्क्य विथ ए वॉली ऑफ परटर्बिंग क्वेश्चंस ऑन द सोल और आत्मा. ओके, बहुत अच्छा चीज़ है. गार्गी जी ने वहाँ पे क्या किया, चैलेंज कर दिया यज्ञवाल्क्य को, जो एक और महर्षि हैं उनको, कि एंड क्वेश्चन डाला, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लेके क्वेश्चन दिया कि आत्मा क्या है. भाई ये तो हमारा भी क्वेश्चन रहता है कि आत्मा क्या है, सोल क्या है. दैट कन्फाउंडेड देन लर्नड मैन हु हैड टिल देन साइलेंस्ड मेनी एन एमिनेंट स्कॉलर, जिसके वजह से, इस प्रश्न की वजह से सारे लोग विचलित हो गए, बहुत ज़्यादा चल गया, अरे क्या है, कोई बता नहीं पाया. एंड हर क्वेश्चन द लेयर दैट इज अबव द स्काई, उनका क्या था क्वेश्चन, देखो उनका प्रश्न था द लेयर दैट इज अबव द स्काई, जो आसमान से ऊपर का एक लेयर है, बिलो द अर्थ के नीचे का एक लेयर है, which is described as being situated between the earth and the sky, और जिसको बोला जाता है कि ये दोनों स्काई एंड अर्थ के बीच में रहते हैं. which indicated at the symbol of the past, जो इंडिकेट कर सके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को. where is that situated, वो कहाँ पे रहता है, वो आसमान से ऊपर रहता है, ठीक है, और ज़मीन के नीचे रहता है, और इन दोनों के बीच में भी रह सकता है. तो वो कहाँ पे रहता है, जो सोल है वो कहाँ पे रहता है. देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है. एंड बैम्बूजल्ड, ओके, इवन द ग्रेट वैदिक मैन ऑफ लेटर्स. मतलब बैम्बूजल्ड मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड को बोला गया, ये एक साथ वर्ड आता है पजल्ड. तो सारे लोगों को ये कंफ्यूज कर दिया कि एक्चुअली ये पूछ क्या रही है, ठीक है, क्योंकि देखो आत्मा हमने सुना है स्वर्ग में भी रहते हैं, नर्क में भी रहते हैं, और इन बिटवीन द अर्थ एंड स्काई हम लोग प्रेजेंट हैं, तो हमारे अंदर भी रहते हैं, तो आत्मा हर जगह रहते हैं. ये था, बट किसी ने उत्तर दे नहीं पाया. ठीक है, क्लियर है. मैत्री, ठीक है. द ऋग वेदा कंटेंट्स अबाउट 1000 हिम्स. आप जानते हो कि ऋग वेदा में 1000 हिम्स है. ऑल अबाउट 10 आर एक्रेडिटेड टू मैत्री. उनमें से 10 मैत्रेयी ने खुद से लिखा है. द वुमेन सीयर और फिलोसॉफर, महाज्ञानी, महापंडित वैसे हैं ये वुमेन. सी कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द एनहांसमेंट ऑफ हर सेज हस्बैंड यज्ञवाल्क्य's पर्सनालिटी. उन्होंने बहुत कुछ किया था उनके जो पति थे या फिर हस्बैंड थे, जो कि एक महर्षि थे, उनके पर्सनालिटी को और अच्छा करने के लिए. एंड द फ्लावरिंग ऑफ हिज स्पिरिचुअल थॉट्स, और उन्होंने अपना जो धार्मिक गुण है सबको दिया था, मतलब अपने बातों के द्वारा, अपने लिखावट के द्वारा दिया था. यज्ञवाल्क्य हैज़ 2 वाइफ्स. यज्ञवाल्क्य के 2 स्त्रियां थी, एक थी मैत्रेयी, एक थी कात्यायनी. एक थी मैत्रेयी, एक थी कात्यायनी, ठीक है. While मैत्रेयी वॉज वेल वर्स्ड इन द हिंदू स्क्रिप्चर, जहाँ पे मैत्रेयी हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में डिटेल जानती थी, एंड वॉज ए ब्रह्मवादिनी, उनको ब्रह्मवादिनी बोला जाता था. बट कात्यायनी एक ऑर्डिनरी वुमेन थी, उनको इतना कुछ नहीं पता था, उनको बस पता था कि सेवा कैसे करना है, और कुछ भी नहीं पता, ठीक है. वन डे द सेज डिसाइडेड टू मेक सेटलमेंट ऑफ हिज वर्ल्डली पोजेशंस बिटवीन हिज 2 वाइफ्स एंड रिनाउंस द वर्ल्ड बाय टेकिंग अप एस्थेटिक व्यूज. तो उन्होंने बोला, एक दिन डिसाइड किया कि मैं क्या लेना चाहता हूँ, अपने जीवन को पूरा उत्सर्ग कर देना चाहता हूँ और इसी काम में, मतलब अपने तपस्या में लीन हो के. तो उन्होंने बोला कि मैं जितने भी ये वर्ल्ड के एस्थेटिक भोज हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या जीवन मृत्यु के बीच में आते हैं, और लोगों को सहायता करने के लिए जो हमें तपस्या में लीन होकर प्राप्त करना पड़ता है, उसको मैं पाना चाहता हूँ. तो ही आस्क्ड हिज वाइफ्स देयर विशेस. तो उन्होंने अपने विश के बारे में बताया, ठीक है. और द लर्न्ड मैत्रेयी आस्क्ड हर हस्बैंड इफ ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड वुड मेक हर इमोर्टल. ठीक है, क्या मैत्रेयी ने तब बताया, सीखा भी कि इफ़ ऑल द वेल्थ, जो भी संपत्ति है इस पृथ्वी में, क्या उनको इमोर्टल और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो अभी बोला था वर्ड भूल गई,
अमर बना सकते हैं, इमोर्टल। द सेज रिप्लाइड दैट वेल्थ कुड ओनली मेक वन रिच। समझो, वेल्थ, संपत्ति बस एक इंसान को धनी बना सकती है, ठीक है, संपत्ति में धनी, खुशियों में धनी नहीं, आत्मसम्मान में धनी नहीं, बस पैसों में धनी है वो, ठीक है, नथिंग एल्स, उसके सिवा और कुछ नहीं। सी देन आस्क्ड, फिर उन्होंने बोला, फॉर द वेल्थ ऑफ इमोर्टलिटी, ठीक है, तब संपत्तियों को हम अमर कर देते हैं, ठीक है। याज्ञवल्क्य वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड इम्पार्टेड मैत्रेयी द डॉक्ट्रिन ऑफ सोल। उन्होंने बोला मैत्रेयी को, तुम आत्मा के ऊपर जाओ, आत्मा इमोर्टल है। कौन सा संपत्ति सबसे अमर होता है? आत्मा अमर होता है। एंड हीज नॉलेज ऑफ अटेनिंग इमोर्टलिटी, और वहाँ से उन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया आत्माओं के बारे में कि आत्मा पवित्र होता है, आत्मा गलतियाँ नहीं करती, आपके शरीर गलतियाँ करती है, आत्मा अपवित्र है, वो ना तो आग से जल सकती है, ना ही आप उसको पानी में भिगो सकते हो, ना ही आप उसको मुक्त कर सकते हो, और वो अमर है। उसको कष्ट हो सकता है और वो एक से दूसरे जगह जा सकता है, बट मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा सकता है, मगर आत्मा को आप कहीं पे भी ऐसा नहीं कि बेच दो, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा संपत्ति ना चोरी हो सके, ना उसे मार सको, ना जला सको, वो है आत्मा, ठीक है। सो ये आपके पॉइंट्स हैं, इसे ध्यान देंगे और सुनते जाइए, अभी और कुछ मार्किंग नहीं, बस सुनते जाइए आराम से। लोपामुद्रा, ये एपिक वैदिक एज का है। द ऋग वेदा, जिसको ऋग वेदा को हम लोग रॉयल नॉलेज बोलते हैं, राजकीय ज्ञान, ठीक है, हैज़ लॉन्ग कन्वर्सेशन बिटवीन द सेज अगस्त्य and his wife Lopamudra that testifies to the great intelligence and goodness of the latter. As the legend goes, Lopamudra was created by sage Agastya and was given as a daughter to the king of विदर्भ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी में ऐसा होता है कि ऋग वेदा जो है ये कन्वर्सेशन से बना है, मतलब बहुत सारे ऐसे बातों को वहाँ पे लिखा गया है और ऐसा ज्ञान के बारे में लिखा गया है जो कि एक साम्राज्य चलाने के लिए और एक किंगडम को चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, जो आपके ऋषि और महर्षि बोल सकते हैं, अगस्त्य और उनके वाइफ लोपामुद्रा, जिन्होंने बहुत सारे नॉलेज को टेस्टिफाई किया और गुडनेस को चेक किया कि क्या बेनिफिटेड होगा हमारे जो जेनरेशन्स हैं, हमारा जो साम्राज्य कैसे चलाते हैं, कैसे राजा बनेंगे, राजा को क्या करना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, जितने भी ज्ञान, एक योद्धा का क्या कर्तव्य है, सब कुछ लिखा गया। लोपामुद्रा वॉज क्रिएटेड बाय सेज अगस्त्य। ऐसा माना गया है कि लोपामुद्रा जी को किसने बनाया है, उनके जो मतलब अगस्त्य मुनि हैं और सेज हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने ही बनाया है। और हम बोल सकते हैं कि वो किन की डॉटर थी, न किंग विदर्भ की डॉटर थी, ठीक है। द रॉयल कपल गेव हर द बेस्ट पॉसिबल मैरिजेबल एज। अगस्त्य द सेज हु वाज अंडर द वोज ऑफ सेलिवेसी पैलेस फॉर अगस्त्यास हर्मिटेज। तो यहाँ पे यहाँ एक पॉइंट छूट गया, ओके। पॉसिबल एजुकेशन एंड ब्रॉट हर अप एमिज लग्जरी, ठीक है। So when she attained a marriageable age, Agastya, the sage who was under the vows of celibacy and poverty, wanted to own her. Lopa agreed to marry him and left her palace for Agastya's hermitage. तो ये बोला गया जैसे कि वो बड़ी हो रही थी एक राजा के फैमिली में, और उनका जैसे ही मतलब लग्जरियस लाइफ था, वो पूरा ही लाइफ एजुकेशन, क्योंकि राजा के जितने भी संतान होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो पुत्र हो या पुत्री, मतलब उनके डॉटर हो या सन, उनको एजुकेशन दिया जाता है। नॉर्मल फीमेल कितने एजुकेटेड होते थे उस समय में ये मेंशन नहीं है, बहुत कम ही होती थी, बट राजा महाराजाओं के जो पुत्री होती थी और पुत्र होते थे वो बहुत ही गुणी होते थे, ठीक है। जैसे ही मतलब मैरिजेबल एज आया किनका, लोपामुद्रा जी का, तो अगस्त्य मुनि ने क्या रखा कि हाँ, मैंने जैसे ही मांगा था कि आपकी बेटी बड़ी होने के बाद हमारे साथ उनका विवाह होगा, तो ये ऐसा एक स्टोरी बना। मगर जो अगस्त्य जो महर्षि थे, उन्होंने सेलिबेसी में अपना टाइम रखा हुआ था। मतलब क्या है, जो सन्यास लेके अपना ही कुटिया बना के रहते हैं, हट में रहते हैं, वैसा अवस्था में थे। वो कोई राजकीय सुख नहीं दे सकते, या फिर राजाओं के घर पे जैसे सब कुछ व्यवस्था रहता है, वैसा कुछ नहीं था। किंतु हम बोल सकते हैं लोपामुद्रा जी ने
एग्री किया मैरिज करने के लिए उनको एंड अपना पैलेस छोड़ दिया। आफ्टर सर्विंग हर हस्बैंड फेथफुली फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत सालों तक जो उनका कर्तव्य था उन्होंने निभाया, अपने जो बोलते पत्नी धर्म वो निभाया। लोपा ग्रीव टायर्ड ऑफ हिज ऑस्टेयर प्रैक्टिसेस, ये जो दैनंदिन हम लोग बोलते हैं ना, वही सुबह उठो, खाना बनाओ, सर्व करो, फिर वही काम करो, फिर सो जाओ, ऐसा ही जो चला, तो इसको बोलते हैं जैसे कि टायर्ड ऑफ हिज ऑस्टेयर प्रैक्टिसेस, मतलब जो घर का दैनंदिन काम था, सिर्फ इतना टैलेंटेड पर्सनालिटी सारे अगर सिर्फ घर का ही काम में व्यस्त रह जाए तो वो धीरे धीरे ना टायर्ड हो जाते, बहुत चिड़चिड़ हो जाता है। ठीक है, तो सी wrote a hymn of 2 stanzas making an impassioned plea for his attention and love। तो उन्होंने 2 पैराग्राफ का एक स्तुति लिखा, हिम मतलब स्तुति उन्होंने लिखा, और लिखने के बाद जैसे उन्होंने अपने जो महर्षि अगस्त्य हैं उनके लिए रख दिया। सून आफ्टरवर्ड्स द सेज रियलाइज्ड, उसके बाद रियलाइज़ किए अगस्त्य मुनि ने कि उनका क्या धर्म है अपने पत्नी के लिए, दैट इज़ अ ड्यूटीज टूवर्ड हीज वाइफ। ठीक है, एंड परफॉर्म बोथ हीज डोमेस्टिक एंड एस्थेटिक लाइफ विथ इक्वल जी। तो दोनों ने ही अभी मिलजुल के काम करने का शुरू किया, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ऐसा किया कि लोपामुद्रा जी को विवाह कर लिया परंतु अपना पत्नी धर्म कुछ भी नहीं निभाया। ये पति धर्म निभा रहे हैं, विवाह का धर्म निभा रहे हैं, बट अगस्त्य मुनि ने कुछ नहीं निभाया था। तो ये टायर्ड हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जो लिखा उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो कर्तव्य है मैंने नहीं निभाया, वो मैं निभाऊंगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन, जिसको डोमेस्टिक लाइफ बोलते हैं, एंड एसेटिक लाइफ जो कि उनका संन्यास जीवन था, वो दोनों ही इक्वल झील, मतलब उसी जितना आप अपने आप को जोड़े हैं घर के साथ, उतना ही आप अपने जीवन को जोड़ेंगे अपने कर्तव्यों के साथ, इतना आपका रहना चाहिए क्षमता। रीचिंग ए होलनेस ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल पावर, तो उनको ये पता चला कि इसी के थ्रू उनको अपना जो शारीरिक क्षमता है वो मिला, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षमता में मिल गया। ये सन वाज बॉर्न टू देम, उनके एक पुत्र हुए। ही वाज नेम्ड, उनका नाम हुआ दृढ़ायसु। ठीक है, दृढ़ायसु, हु लेटर बिकम ए ग्रेट पोएट, एक बड़े कवि बने थे वो। एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यहाँ से शुरू करते हैं एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, इसलिए लोपामुद्रा जी बहुत ही फेमस थी। वैदिक लिटरेचर प्रेजेस द बर्थ ऑफ ए स्कॉलरली डॉटर इन दीज वर्ड्स, वैदिक लिटरेचर में बहुत ही सम्मान दिया गया लड़कियों के जन्म को, क्योंकि एक विद्वान अगर महिलाएं जन्म लेती हैं और गर्ल जन्म होती है और उनको वैसा बड़ा किया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, केयर दिया जाता है, बहुत कुछ, जैसे बोला गया महानिर्वाण तंत्र पहले पुरुषों को दिया जाता था, परंतु अगर कोई घर पे बहुत ही टैलेंटेड लड़कियां और गर्ल जन्म लेती हैं तो उनको भी ये तंत्र सिखाया जाता था। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज आर एस्पेक्ट्स ऑफ दी, एंड ऑल वुमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड आर थाई फॉर्म्स, मतलब देवी महात्मा। ठीक है, तो बोला गया जितने भी यहाँ पे वर्ल्ड में वुमेन हैं सब देवी के स्वरूप है, याद रखना देवी के स्वरूप है। और महिलाएं का मतलब होता है ऊर्जा, मतलब हम लोग अगर माँ बोलते हैं ना तो माँ एक ऊर्जा है। ठीक है, उस ऊर्जा को धारण करने का क्षमता सिर्फ पृथ्वी माता के पास है। ठीक है, और उस ऊर्जा को अगर आप नष्ट करोगे तो आपका विनाश भी है। ठीक है, तो पुरुष क्या है, बोल सकते हैं पुरुष उसको अगर अच्छे से केयर करके रखे तो उस ऊर्जा का भागीदारी बनता है, उस ऊर्जा से उसको भी शक्ति मिलता है, वो अपना कर्तव्य सही से जान पाता है। मगर यहाँ पे बार बार बोला गया है कि एक स्कॉलरली ब्राइटन गर्ल, मतलब जो विद्वान गर्ल्स होती हैं उसके ऊपर बोला गया, वुमेन के बारे में बोला गया, ऐसे सारे लड़कियों के बारे में नहीं। कुछ हो सकती हैं जिनको पढ़ाई में कोई रुचि ना हो, कोई हो सकती हैं कि जिनको कुछ भी ना करना हो, तो इन महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोला गया। बट अगर मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करूं तो वहाँ पे कुछ महिलाएं तो होंगी जो बहुत ही विद्वान होंगी। वुमेन हु सो डिजायर्ड कुड अंडरगो द सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी, उपनयन विधि। देखो, जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा इस कर्म में खुद को नियोजित करती है, मतलब मैं चाहती हूँ मैं संन्यास लूँगी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ योद्धा के गुण सीखूँगी, मैं चाहती हूँ मैं एजुकेशन लूँगी और एजुकेटेड एक वुमेन बनूँगी, तो मेरा ये जो मतलब इच्छा है ना, विल पावर है, इसी को देख के इन महिलाओं को
थ्रेड सेरेमनी करवाया जाता था। जैसे कि उपनयन विधि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ पुरुषों के होते थे या फिर लड़कों के होते थे, परंतु इन महिलाओं के भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है विच इज़ ओनली मीन्ट फॉर मेल्स इवन टू दिस डे। आज तक भी अगर देखते हो तो ब्राह्मण जिनका घर है, जिनके घर में ब्राह्मण्स लोग हैं या ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे भी देखना उपनयन विधि ओनली पुरुषों के और बच्चों के होते हैं, ना कि पुत्रियों के और गर्ल्स के। तो ये नियम उस समय पे निकाला गया था, बट ये माना नहीं जाता अभी तक। द मेंशन ऑफ फीमेल स्कॉलर्स एंड सेजेस ऑफ वैदिक एज लाइक, देखो कौन कौन उस समय पे बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर्स थे जो कि एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे हो गया भाग, मतलब भाग बोल सकते हो या वाक बोल सकते हो, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग वाक होगा। देन आया अम्रनी, अम्रनी, ठीक है, रोमासा, गार्गी, खोन, ये खोना लिखा गया है, एक्चुअली खोना नहीं होता है, खोना होता है। ठीक है, ये हाँ क्या होता है, खोना होता है, KHANA। इनका भी स्टोरी बहुत अच्छा है। खना मतलब हम लोग को पढ़े, बंगाली में पढ़े, खनार बचन बोलते हैं। ठीक है, वो जो बोलती थी वो सत्य होता था, ऐसा उनका। इसलिए उनके हस्बैंड और उनके जो मतलब इन लॉज थे, ससुर जी थे, इतना गुस्सा हो गए कि तुम पुरुषों के साथ तुलना करोगे, ये बोल के उन्होंने उनका जीव पकड़ के काट दिया। ठीक है, बट उन्होंने जितना लिख के गए हैं, जो भी किताबें लिख के गई हैं, खनार वचन बोलते हैं उसको बंगाली में, तो वो जो भी चीज़ें लिखा गया है सब सत्य होता है, मतलब सब कुछ ट्रू बेसिस में वर्ल्ड में हो रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो इन जो महिलाएं हैं, जैसे लोपामुद्रा हो गए या फिर गार्गी हो गए, रोमासा हो गए, तो इनका जो वैदिक पीरियड में रोल था ना, बहुत ही मायने रखता था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किया। वैदिक लोर कॉरोबोरेट्स दिस व्यू, मतलब वैदिक का जो एक व्यू था, देखने का नज़रिया था, और उसका जो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक इंसान जैसे पहनता है अच्छा चीज़ तो हम लोग को सुंदर दिखता है ना, अरे वाह ये साड़ी अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही वैदिक पीरियड को सजाने के लिए ये लोग थे। ठीक है, एंड दिस हाईली इंटेलिजेंट एंड ग्रेटली लर्नड वुमेन हु चूज द पाथ ऑफ वैदिक स्टडीज वेर कॉल्ड ब्रह्मवादिनीज। ठीक है, इन महिलाओं को ही बोला जाता ब्रह्मवादिनीज, जो कि वैदिक लिटरेचर को पढ़ना चाहते थे और स्टडीज़ करते थे, और जो एजुकेशन फॉर मैरिड लाइफ, देखो हु ऑप्टेड आउट ऑफ एजुकेशन फॉर मैरिड लाइफ वेर कॉल्ड साध्यो वादुस। तो ये क्या होता है पता है, ये एक्चुअली हम बोल सकते हैं साध्यो वधु, साध्यो वधु मतलब एक्चुअली होता है साधव वधु। ठीक है, जो विवाहित होते हैं और उसके बाद भी अपना एजुकेशन जो कंटिन्यू नहीं किए हैं परंतु वो पढ़ना चाहते हैं, उन लोग को को एजुकेशन। इस समय से देखो को एजुकेशन आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा को एजुकेशन टू हैव एग्जिस्टेड इन दिस पीरियड एंड बोथ द सेक्सेस गॉट इक्वल अटेंशन फ्रॉम द टीचर। ठीक है, मोर ओवर ladies from the क्षत्रिय कास्ट रिसीव मार्शल आर्ट्स कोर्सेस एंड आर्म्स ट्रेनिंग, मतलब जो होता है मल्ल योद्धा, जो मल्ल युद्ध सिखाया जाता है या मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं, ये सब कुछ क्षत्रिय धर्म के जो लेडीज़ होते थे उनको सिखाया जाता था। और उस टाइम पे सबको रेडी रखना पड़ता था। आप लोगों ने पद्मावत देखा, वहाँ पे देखा होगा कि जो महिलाएं होती थी कितनी पावरफुल होती थी। तो मूवी में आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक दिखाया गया है, कि वो युद्ध जानती थी, वो टैलेंटेड थी, अगर कोई उनको कुछ बोलता था तो उच्च विचार वाले महिलाएं थी, तो वो संभाल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हो गया 3.2, जो कि है मिडिवल पीरियड और मिडिवल एज। हमने ख़त्म कर दिया है एपिक वैदिक एज, अब हमारे पास आ रहे मिडिवल एज, जहाँ पे क्या क्या है नाम, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, और ये स्पेलिंग सब थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, रॉन्ग हुआ है, चेन्नम्मा होता है, मम नहीं लगेगा। रुद्रमा देवी, मूवीज़ हैं, ये तीनों के ऊपर मूवीज़ हैं, कोई देखना भी चाहते हो तो देख सकते हो, बट वहाँ से ना आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भी लिख नहीं पाओगे, भूल जाओगे, तो इसलिए ठीक है कोई बात नहीं, सुन लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द लीडिंग वॉरियर्स ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब सोचो कि इंडिया का स्ट्रगल जो था इंडिपेंडेंस के लिए, हम सिर्फ महात्मा गांधी को या सुभाष चंद्र बोस जी को या विवेकानंद जी को या फिर जितने भी पर्सन उसके लिए लगे थे उनको हम नहीं बोलेंगे,
बल्कि हमारा जो पहला था, मतलब पहले से ही जो लड़ रहे थे, ब्रिटिश पीरियड से ही जो लड़ रहे थे, वो जो 150 साल में, तो उनमें से एक बहुत बड़ी महारथी अगर योद्धा कोई होंगी तो वो रानी लक्ष्मीबाई जी थी। ठीक है, उन्होंने पहला लीड लिया था इंडिपेंडेंस दिलाने का। ये सिंबल ऑफ ब्रेवरी, बहुत ब्रेव थी, बहुत ब्रेव थी। अगर कहीं पे भी ब्रेवरी के वजह से कुछ महिलाओं के अंदर कुछ नाम आएगा ना, तो सबसे पहला नाम इनका आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी लड़ते गई हैं जब तक उनका निधन नहीं हो गया। सो पेट्रोटिज्म तो है ही, देश के लिए लड़ना, देश माता को बचाना, ऑनर। रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1828 एट पूना। 19 नवंबर 1828 एट पूना। हर एक्चुअल नेम वॉज मणिकर्णिका। उनका रियल जो नेम है उनका क्या है नाम, मणिकर्णिका। हर फादर जो थे मोरपंथ तंबे। ठीक है, तंबे, तंबे नहीं, यहाँ पे तम्बे लिखा गया है बट वही तंबे होता है। वॉज ए कोर्ट एडवाइज़र, मतलब उस टाइम पे जो राजाओं के सभा बैठते थे ना, उस सभा के वो कोर्ट एडवाइज़र थे, जो उपदेशकारी होते हैं। एंड मदर भागीरथी वॉज ए स्कॉलरली वुमन। फिर से उनकी मदर भी बहुत ही ज़्यादा विद्वान महिलाएं में से थी, महिला थी। ठीक है, हर फादर हो गया एट ए वेरी अर्ली एज। उनकी बहुत कम उम्र थी जब उनकी माता चल गई, मतलब निधन हो गया। एट वेरी अर्ली एज शी लॉस्ट हर मदर। हर फादर रेज्ड हर इन एन unconventional way and supported her to learn to ride elephants, horses and also to use weapons effectively. उनके जो फादर थे उन्होंने अपने पुत्री को एक पुत्र जैसा बड़ा किया था, मतलब घोड़ा सवारी करना, घोड़सवार जिसको बोलते हैं, हाथियों का सवारी लेना, वो कंट्रोल करते थे, घोड़े को कंट्रोल करना, हाथियों को कंट्रोल करना, ये सब कुछ उनको पता था। इवन युद्ध करना भी बहुत अच्छे तरीके से, और युद्ध लड़कों से ज़्यादा अच्छा वो करती थी, ये था। ठीक है, सी ग्रीव अप विद द नाना साहेब और तात्या टोपे। इन नाम तो हम लोग जानते हैं, बहुत सारे सीरियल में भी सुन चुके हैं, जो भी इनके नाम से सीरियल हुआ है। तो नाना साहिब और तात्या टोपे, उनके साथ उन्होंने बड़ा हुए हैं, वो बड़ी हुई हैं। एंड हु वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। जो रिवॉल्ट मतलब विद्रोह, जो इंडिपेंडेंस के लिए जो विद्रोह हुआ था पहला, और उस युद्ध में इन्होंने पहला पार्टिसिपेट किए थे। In 1842, Rani Lakshmi Bai got married to Raja Gangadhar Rao, who was Maharaja of Jhansi. अभी तक झांसी की रानी नहीं है वो, रानी लक्ष्मीबाई बोल लीजिए, बट अभी तक झांसी की रानी नहीं है। उन्होंने जब राजा गंगाधर राव जी को विवाह किया, उसके बाद वो झांसी गई और झांसी में उन्होंने लड़ना शुरू किया। पहले तो वो छुप के लड़ती थी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ में, फिर उसके बाद उनको जब रानी का पद मिल गया, उसके बाद वो सामने से भी लड़ना शुरू की। ठीक है, आफ्टर हर मैरिज सी केम टू बी नोन एज लक्ष्मीबाई। उनके मैरिज के बाद मणिकर्णिका से उनका नाम हो गया लक्ष्मीबाई। इन 1851 सी गेव बर्थ टू ए सन। उनका एक पुत्र भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया था। सो ही डाइड इन हीज 4 मंथ। 4 महीने के होते हुए वो मर गए। आफ्टर दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, मतलब ऐसा अगर हमारे साथ हो जाए तो हम लोग रोते रोते नहीं थकते हैं कि क्या हो गया। कभी कभी हमारा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक बच्चा मर गया तो उसके शोक में हम लोग मर जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। बट वो कितनी स्ट्रांग थी वो बताया गया। सो आफ्टर दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, उन्होंने एक बच्चे को एडॉप्ट किया, दामोदर राव उनका नाम था, और बाय द महाराजा ऑफ झांसी एज हिज सन। ठीक है, वो और उनके महाराजा जी मिलके, गंगाधर राव जी ने मिलके दामोदर राव नामक बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, और उन्होंने बोला ये झांसी का पुत्र है। मूव्ड बाय द डेथ ऑफ हिज सन, वो जैसे ही मतलब मूव करना शुरू किया था, अपने बच्चे के शोक से आगे निकल रहे थे। हिज पुअर हेल्थ, मतलब उनके हस्बैंड का शरीर और शारीरिक जो बोल सकते हैं कष्ट के लिए, कुछ बीमारी के वजह से या फिर पुअर हेल्थ के वजह से गंगाधर राव का भी डेथ हो गया ऑन 21 नवंबर 1853 में। व्हेन महाराजा डाइड, रानी लक्ष्मीबाई वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। समझ लो, सिर्फ वो 18 साल की थी, क्योंकि उस समय पे बहुत ही कम उम्र में मैरिज करवाया जाता था, और राजाओं के एज थोड़ा सा ज़्यादा रहता था और रानियों का जो एज रहता था वो कम रहा करता था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 साल आजकल के तो नाबालिग हैं बोल देते हैं,
तो 18 साल में डेथ हो गया तो कोई नहीं है, अकेले चल रहे हैं। तो सोचो 18 साल की आज की लड़कियां और उस समय की रानी लक्ष्मीबाई जी के अंदर कितना डिफरेंस है, ठीक है। सो बट सी डिडंट लूज हर करेज, उन्होंने अपना करेज नहीं खोया एंड टुक अप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उन्होंने ये शौक को निभाते हुए भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो निभाना शुरू किया, क्योंकि उनके ही राज्य में बहुत सारे ऐसे महिलाएं और ऐसे लोग भी थे एडवाइज़र ग्रुप में, जिन्होंने उनका पहले के टाइम का था, जैसे विधवा हो जाते थे तो उनके मतलब सफ़ेद कपड़े पहनना और जैसे कोई श्रृंगार नहीं करेगा, मतलब कोई भी मेकअप नहीं, कोई भी गहना नहीं, ऐसा। और उसके साथ हेयर्स नहीं रहते थे, मतलब पूरा ही काट दिया जाता था बालों को और सर ढका हुआ करके सिर्फ पूजा पाठ में रहने को कहा जाता था। क्योंकि वो रानी थी, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरे साम्राज्य को बचाना, ना कि मेरे पति के शोक में ऐसा रहना, ऐसा जीवन यापन करना, क्योंकि ये पूरा राज्य मेरा है, ये राज्य को बचाना मेरा अधिकार है। तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया और ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो देखो उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, वाज अ वेरी श्रूड पर्सन हु ट्राइड टू टेक एडवांटेज, मतलब बहुत ही हिंसक बोल सकते हो एक तरफा, और लालची बोल सकते हैं, ठीक है। वो चाहते थे अरे हस्बैंड चले गया है, वो अकेली लड़की है, क्या ही कर लेगी इतने कम उम्र में, तो चलो उसका एडवांटेज लेते हैं और उस राज्य को अपना बनाते हैं, ठीक है। उसी समय का उन्होंने इस्तेमाल करके युद्ध घोषणा कर दिया झांसी के ऊपर। द ब्रिटिश रूलर डिडंट एक्सपेक्ट लिटिल दामोदर राव एज द लीगल हेयर ऑफ लेट महाराजा गंगाधर राव एंड रानी लक्ष्मीबाई। तो उन्होंने नहीं जाना था कि दामोदर राव जो थे उनके क्या बोल सकते हैं हम लोग, दत्तक पुत्र बोला जाता है, मतलब जो हमने एक्सेप्ट किया है कि उनको हमने अपना गोद लिया है, ऐसा पुत्र थे और वो राजा बनने वाले थे। तो उनका डेथ जैसे ही हुआ तो बताया गया कि दामोदर राव ही राजा बन गए। तो अगर राजा नहीं रहेगा तो साम्राज्य किसके नाम पे हो गया? ब्रिटिश एम्पायर के पास, क्योंकि हम लोग बोला जाता है रानियों से कुछ नहीं होगा, राजा रहेंगे तो राज्य रहा, वरना कुछ नहीं। ओके, सो इस समय देयर प्लान वाज टू एनेक्स झांसी, कैसे दखल करें, एनेक्स मीन्स दखल करना, ऑन ग्राउंड दैट सी डिडंट हैव एनी लीगल हेयर। तो क्योंकि उनके खुद के कोई पुत्र संतान नहीं थे तो दत्तक पुत्र के साथ उन्होंने कर दिया कि नहीं, दत्तक पुत्र को नहीं दिया जाएगा कोई संपत्ति, साम्राज्य, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई पुत्र है तो ये राजा वो बनेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इन मार्च 1854 रानी ऑफ झांसी वॉज ग्रांटेड एन एनुअल पेंशन ऑफ 60,000 एंड वॉज ऑर्डर्ड टू लीव द झांसी फोर्ट, ठीक है। शी वॉज फर्म ऑन द डिसीजन नॉट टू गिव अप द डोमिनियन ऑफ झांसी टू द ब्रिटिशर। वो कुछ भी करके नहीं चाहते थे कि झांसी झुक जाए ब्रिटिशर्स के सामने और वो झांसी को दे दे, ठीक है। सो फॉर स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस ऑफ झांसी, जैसे जो भी झांसी के मतलब योद्धा के टुकड़ी थे, मतलब ग्रुप बोल सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई वॉज असेंबल्ड एन आर्मी ऑफ रेबेलियन। सारे योद्धाओं को, आसपास के जितने भी योद्धा थे आसपास के राज्य के, सबको बुलाया गया, और विच ऑल्सो इंक्लूडेड वुमेन। इस बार युद्ध में वुमेन भी बहुत ज़्यादा थी जो लड़ना चाहती थी, झांसी को बचाना चाहती थी। फॉर दिस ग्रेट कॉज शी वॉज सपोर्टेड बाय ब्रेव वॉरियर्स। उस समय बहुत सारे ब्रेव योद्धा उनको सहायता करने के लिए दूर दूर से आए, जैसे गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाव बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह, ये सब आए। शी असेंबल्ड 14,000 रेबल्स, मतलब सारे सैन्य दल को उन्होंने जो टुकड़ी बनाया, 14,000 थे वहाँ पे, एंड ऑर्गेनाइज एन आर्मी फॉर द डिफेंस ऑफ द सिटी, और उनको रख दिया गया कि सिटी को कैसे बचाया जाए, इसकी जिम्मेदारी में। इन मार्च 1858 व्हेन ब्रिटिश अटैक झांसी, ब्रिटिशर्स जब अटैक किए झांसी को, रानी लक्ष्मीबाई's आर्मी डिसाइडेड टू फाइट एंड द वॉर कंटिन्यूड फॉर अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक्स मतलब 14 डेज तक, 14 डेज तक एटलीस्ट ये युद्ध चला। द आर्मी फॉट वेरी ब्रेवली। आर्मी जो भी थे, सैन्य टुकड़ी, बहुत अच्छे से लड़े। इवन दो झांसी लॉस्ट टू द ब्रिटिश, मतलब लॉस्ट टू द ब्रिटिश फोर्सेस। ब्रिटिश फोर्सेस को हरा तो नहीं पाए बट बहुत कोशिश किए हैं
आफ्टर ए फियर्स वर्ड, मतलब ऐसे दर्दनाक और भयावह रूप देख के भी। व्हेन द ब्रिटिश आर्मी एंटर्ड झांसी, रानी लक्ष्मीबाई टाइड हर सन। वो देखा होगा मूवी के सीन में कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पीठ पे अपने बच्चे को, दामोदर राव को बांध के दोनों हाथों में तलवार लेके युद्ध क्षेत्र में चले गए लड़ने के लिए, ठीक है। और फॉट ब्रेवली यूजिंग 2 swords, अभी बोल दिया ना, 2 तलवार थे हाथ में। सी एस्केप टू द फोर्ट्रेस ऑफ कल्पी अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस। फिर उनको बोला गया जैसे भी करके उनको और भी रेवेलियंस चाहिए थे और भी योद्धाएं चाहिए थे, तो उन तक पहुंचने के लिए वो रात के अंधेरे में कल्पी नामक एक फोर्ट्रेस था, मतलब एक रास्ता था, जंगल का रास्ता होते हुए, तो उसके माध्यम से वो चले गए। एंड was accompanied by many other rebellions. She departed to Gwalior and fierce battle was fought between the British and Rani's army. On the unfortunate day, 17 June of 1858, the great warrior martyred her life for Indian freedom. इतने करने के बाद भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, रानी लक्ष्मीबाई जी का जीवन भी ले गए, तो वो बोल सकते शहीद हो गए इंडिया के फ्रीडम के लिए। इतना, ठीक है। नेक्स्ट हम रानी चेन्नम्मा के बारे में पढ़ेंगे। वर्डिंग्स हैं, आप लोग कुछ और लिख के आ जाओगे एग्ज़ाम में, आपके पास वो वर्ड्स भी नहीं रहेंगे। वनवासी वाला वर्ड भी नहीं पता होगा आपको, वनवास क्या होता है। और हम बोलेंगे छुप के चले गए, तो वो सारे इंग्लिश वर्ड्स थोड़ा सा जान के जाना, बिकॉज हम लोग नॉर्मल इंग्लिश जानते हैं। ये हमारे साथ भी प्रॉब्लम होता है, जब भी हम लोग ऐसे स्टोरीज़ लिखते हैं तो स्टोरीज़ के कुछ वर्ड्स अलग होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से सुन के जाना, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं चेन्नम्मा के बारे में, ठीक है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई जी का तो ख़त्म हो गया, अब ये चेन्नम्मा के बारे में हम स्टार्ट करें। तो रानी चेन्नम्मा अक्टूबर 23, 1778 में इनका बर्थ हुआ था एंड फरवरी 21, 1829 में इनका डेथ हो गया। एंड वो क्वीन थी कित्तूर की, कित्तूर इन कर्नाटका, साउदर्न इंडिया के कर्नाटका के वो क्वीन थे। कित्तूर एक जगह है उसके। इन हर यूथ, जब वो बहुत यंग थी, सी रिसीव्ड ट्रेनिंग। देखो जो रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी सीखा था वो इन्होंने भी सीखा, जैसे हो गया हॉर्स राइडिंग, शोर्ड फाइटिंग मतलब अस्त्र तलवार से लड़ना, युद्ध करना, आर्चरी, धनुर्विद्या। एंड सी बिकेम क्वीन ऑफ हर नेटिव किंगडम, एंड वो क्वीन बन गई नेटिव किंगडम, उनके पड़ोसी राज्य के, क्योंकि उन्होंने विवाह किया राजा मल्लास राज, और बोल सकते हो मल्ला सराज, ठीक है। एक्चुअली ये सब जो प्रोनाउंसिएशन है ये अलग हो चुका है, क्योंकि इंग्लिश में जब लिखा जाता है ये आगे पीछे कर रहे हैं, तो मल्ला सराज बोलते हैं इसको। और ऑफ द देसाई फैमिली के राजा थे वो, तो मल्ला सराज से उनका विवाह हो गया और वो क्वीन बन गए। उनके बाद उसका एक पुत्र हुआ। आफ्टर हर सन्स डेथ उनका पुत्र भी मारे गए, ठीक है, 1824। तो ये यहाँ तक का स्टोरी रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ सेम है। सी एडेप्टेड, फिर इन्होंने भी एडेप्ट किया किसको, शिवालिंगप्पा, एंड मेड हिम हेयर टू द थ्रोन। उन्होंने सिंहासन का राजा बना दिया उसको, कि अभी तो वो मतलब बोल सकते हो कि राजकुमार है, फिर उसके बाद वो राजा बनेंगे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट एक्सेप्ट दिस ऑर्डर। उन्होंने शिवालिंगप्पा को बोला कि यहाँ से हटाओ, क्योंकि वो आपका पुत्र नहीं है। सेम स्टोरी, ठीक है। यूजिंग ए पॉलिसी, क्योंकि चेन्नम्मा मतलब हमारे रानी लक्ष्मीबाई जी का जो आप टाइम पीरियड देखें तो 19 नवंबर 1828 पूना में उनका जन्म हुआ था, तो इससे पहले चेन्नम्मा का जन्म हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि रानी चेन्नम्मा का स्टोरी रानी लक्ष्मीबाई जी का स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। हमारा बोलना का मतलब ये होगा कि 1829 में इनका डेथ हो चुका था, बट 1828 में उनका जन्म हुआ रानी लक्ष्मीबाई जी का, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एक मतलब पॉइंट था उस समय पे कि दैत्यक जो पुत्र होते हैं उनको आप सिंहासन में नहीं बैठा सकते हो। तो ये पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ पारामाउंटसी, ठीक है। ये ऑर्डर बैठा, और कंप्लीट ऑथोरिटी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफिशियली कोडिफाइड बिटवीन 1848 एंड 1856 बाय लॉर्ड डलहौसी। यहाँ पे भी वही चीज़ है जो भी ऑफिशियली दिया गया, सब कुछ 1856 तक का जो पीरियड था लॉर्ड डलहौसी के थ्रू हुआ, ठीक है। बट ये ऑर्डर को चेन्नम्मा ने
इनकार कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, डिफाइड द ऑर्डर। रानी चेन्नम्मा सेंट अ लेटर टू गवर्नर एट बॉम्बे। बॉम्बे में जो गवर्नर थे उस समय, वहाँ पे उन्होंने एक लेटर लिखा कि कित्तूर का जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताया, ठीक है। बट लॉर्ड, देखो, एल्फिंस्टोन, ठीक है, टर्न डाउन द रिक्वेस्ट, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया रिक्वेस्ट को, एंड लीडिंग टू ऑल आउट वॉर, और उन्होंने बोला कि युद्ध स्टार्ट करो, ठीक है। द ब्रिटिश ट्राइड टू कॉन्फिस्केट द ट्रेजर, लूट लेना, कॉन्फिस्केट, लूट लेना ट्रेजर, जितना संपत्ति, जितना हीरे जवाहरात जो भी थे लूट लो, ठीक है, कित्तूर का। मतलब हम बोल सकते हैं आज के समय पे ये अलग पॉइंट है, उस समय पे उसका मूल्य था 15 लाख रुपीज़। उस समय में 15 लाख रुपीज़, समझ लो इस समय कितने करोड़ों में होगा। एंड अटैक्ड विथ ए फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ 200 मैन। एंड उस समय में अगर सोचो, राजा महाराजाओं के पास सिर्फ तलवार हो या धनुर्विद्या हो और इनके पास बंदूक हो, तो जीतेगा कौन? बंदूक वाले ही जीतेंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि वो तो दूर से मार सकते हैं। बट तलवार से आप दूर से कितने जनों को मारोगे, है ना। मेनली फ्रॉम द थर्ड ट्रूप ऑफ मद्रास नेटिव हॉर्स आर्टिलरी, ठीक है, जो भी घोड़सवार सारे थे, योद्धा थे, वो क्या किए, लड़ना शुरू किए। और मेनली ये जो लड़ाई हो रहा था, 200 जो लोगों को भेजा था ब्रिटिशर्स ने और वहाँ के भी लोग लड़ रहे थे, इसके बाद भी देखा गया इन द फर्स्ट राउंड ऑफ वॉर, जब पहला राउंड गया ड्यूरिंग अक्टूबर 1824, द ब्रिटिश फोर्सेस लॉस्ट हैवीली विथ सेंट जॉन थैकेरे, ठीक है। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था, वो फोर्सेस था, वो हार गया, ठीक है। किसके द्वारा? सेंट जॉन थैकेरे के द्वारा, जो कलेक्टर एंड पॉलिटिकल एजेंट थे, किल्ड बाय रानीज फोर्सेस, जो कि मारे गए रानी के फोर्सेस के द्वारा। 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स जैसे सर वाल्टर एलियट एंड मिस्टर स्टीवेंसन वर ऑल्सो टेकन एज होस्टेस, उनको बंदी बना दिया गया, ठीक है। रानी चेन्नम्मा रिलीज द होस्टेस, फिर उन्होंने छोड़ दिया इनको, विथ चैपलिन दैट द वॉर वुड बी टर्मिनेटेड। क्यों? ना चैपलिन आए, जिनके वजह से बोला गया कि युद्ध का बंद कर देते हैं और होस्टेज को छोड़ देते हैं। अगर युद्ध बंद हो जाएगा तो हम जिनको भी बंदी बनाए रखे हैं उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। 200 लोगों के टुकड़ियों के साथ ये चल रहा था। ब्रिटिशर्स भी बहुत सारे लोग थे और ये भी थे, ठीक है। तो इसके बावजूद भी क्योंकि बहुत दिमाग लगाया गया कि उनको बंदी बना लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए तो हम बंद कर सकते हैं, तो ऐसा चेन्नम्मा फिर क्या किए, बट चैपलिन क्या किए, ट्रिकेरोसली, स्पेलिंग क्या आया, ट्रिकेरोसली, तो हम बोल सकते हैं ट्रिकेरोसली कंटिन्यूड द वॉर। चैपलिन ने क्या किया, युद्ध को बंद नहीं किया, ठीक है, विद इवन मोर सोल्जर्स, और भी युद्ध को कंटिन्यू रखा और ज़्यादा फोर्सेस के साथ। चेन्नम्मा फोर्ट फियर्सली विद द एड ऑफ हर लिटिल, ऐसा बोलते हैं ल्यूटिनेंट, मतलब जितने भी उनके सहकारी और जो बड़े बड़े योद्धाएँ थे उनके साथ, जैसे कि संगोली रायना, बट वॉज अल्टीमेटली कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड एट बेलहोंगल फोर्ट। तो बेलहोंगल फोर्ट में उनको बंदी बना दिया गया, ठीक है, वेयर शी डाइड ऑन 21 फरवरी 1929, जहाँ पे उनका मृत्यु हो गया। संगोली रायना कंटिन्यूड द गोरिल्ला वॉर, इसको हम लोग गोरिल्ला वॉर बोलते थे, अप टू 1829 तक ये चला, उनको भी फिर बंदी बना लिया गया। ही इज कैप्चर्ड बट इट वाज इन वैन एंड वाज कॉट ड्यू टू ट्रेचरी एंड हैक्ड, फिर उनको बंदी बना के बहुत टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, फिर उसके बाद उनको फांसी दंड दे दिया गया। चेन्नम्मा was born 56 years before the 1856 रेबल रानी ऑफ झांसी, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि ये 56 ईयर्स बिफोर ये हो चुका था, जन्म वो ले चुकी थी, जो रानी लक्ष्मीबाई जो पीरियड में थी उनसे पहले, एंड वाज दस द फर्स्ट वुमेन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नेंस। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई जी से भी पहले चेन्नम्मा को बोला जाता है कि उन्होंने पहले वुमेन होके ब्रिटिश के साथ लड़ाई किया था, ब्रिटिश गवर्नेंस के साथ, एंड कप्पा टैक्स जो था उसको हटाने को ट्राई किया था। हर लेगेसी, फर्स्ट विक्ट्री आर स्टिल कॉमेमोरेटेड बोलते हैं, मतलब रिमार्केबल बोल सकते हो। कॉमेमोरेटेड अगर याद ना रहे तो आप रिमार्केबल लिख सकते हो, मतलब हम बोल सकते हैं अविश्वसनीय, जिसको हम भूल नहीं सकते, या फिर ये कंटिन्यू रहता है, हमेशा याद किया जाता है इन कित्तूर।
ड्यूरिंग कित्तूर उत्सव ऑफ एवरी 22 to 24 अक्टूबर ऑन 11 सितंबर, मतलब ये जो फर्स्ट विक्ट्री था उसको अभी तक उत्सव की तरह पालन किया जा रहा है, उत्सव मनाया जाता है 22 to 24 अक्टूबर में। ऑन 11 सितंबर 2007 ये स्टैचू ऑफ रानी चेन्नम्मा वाज अनवेल्ड एट द इंडियन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स बाय प्रतिभा पाटिल। तो इंडियन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में रानी चेन्नम्मा जी का स्टैचू को मतलब उद्घाटन किया गया, दिखाया गया बाय प्रतिभा पाटिल, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड हर स्टैचूज आर इंस्टॉल्ड एट बेंगलोर एंड कित्तूर ऑल्सो। सिर्फ पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में नहीं बल्कि बेंगलोर और कित्तूर में भी उनका स्टैचूज लगाया गया। रानी चेन्नम्माज समाधि और बुरियल प्लेस इज़ इन बेलहोंगल तालुक, तो वहाँ पे अभी तक प्रेजेंट है, उनका जो समाधि बोल सकते हो वहाँ पे है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं रुद्रमा देवी में। ठीक है, रानी रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी का पूरा मूवी है। ठीक है, मूवी है, बहुत अच्छा सा मूवी है। तो देखो, रानी रुद्रमा देवी बिकेम द रूलर ऑफ द काकतीय एम्पायर। काकतीय एम्पायर सुना होगा आप लोगों ने। तो उस शासन काल में रानी रुद्रमा देवी का जन्म हुआ काकतीय एम्पायर में। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, मतलब उनके फादर का डेथ होने के बाद वो वहाँ की शासन काल में आई और उनका जन्म भी हुआ था उसी समय में, उसी समय की वो शासन काल में थी। एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ, क्या है नाम, गणपति देव, गणपति देव। शी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन टू रूल ओवर आंध्रा। तो वो पहली वुमेन थी जो कि आंध्रा को कंप्लीटली रूल कर रही थी, अपने शासन में रख रही थी। गणपति देवा डिडंट हैड एनी सन, उनका कोई, मतलब ये मूवी मैंने देखा था, उनका पुत्र नहीं थे, इसलिए उनके डॉटर जो थे, बड़ी संतान हुई रानी रुद्रमा देवी। मतलब ऐसा था, ये स्टोरी यहाँ पे क्वीन के हिसाब से दिखाया जा रहा है, बट उनको ना यहाँ पे एक लाइन भी है, जैसे उनको रुद्रमा देवी के नाम से नहीं जाना जाता था बहुत सालों तक, जब तक वो बहुत बड़ी नहीं हो गई और अपना परिचय नहीं दिखाया, तब तक, वो मूवी भी देखना वहाँ समझ जाओगे कि तब तक उनको एक पुरुष के वेश में ही रहना पड़ता था। इवन वो बर्थ से ही सारे लोगों को, वहाँ के राज्य को बताया गया कि यहाँ पे हमारे घर एक पुत्र संतान का जन्म हुआ है जिसका नाम है रुद्रमा देवा, रुद्रदेवा। रुद्रमा देवी नहीं है, रुद्रदेवा है। ठीक है, मतलब रुद्रदेव है। अभी रुद्रदेव के अवतार में वो तो रहे, ठीक है, बट उनको एक दिन क्या हुआ कि उनको पता चला कि वो महिला है, क्योंकि जैसे 12-13 होगा तो उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने डर के मारे ये मतलब उनको डर लगा कि उनको कुछ हो गया है। वो जब अपनी माता को पूछी तो क्या हुआ है, तो उनकी माता ने बोला कि तुम पुत्र नहीं पुत्री है। तब तक वो युद्ध करते थे पुत्रों के साथ, मतलब लड़कों के साथ, पुत्रों मैंने बोल दिया गलती से, लड़कों के साथ युद्ध सीखते थे, मल्ल युद्ध सीखना, आर्चरी सीखना, घोड़सवार, और लड़कों से वो बहुत बेटर थे और हाइट में भी वो बहुत लंबे चौड़े थे। मतलब लड़की होते हुए भी उनका जो स्ट्रक्चर था, उनका जो बॉडी फिजिक था, वो लड़कों जैसा ही था, क्योंकि बचपन से वो वैसे ही हुए हैं और बहुत लंबे चौड़े उनके पिता भी थे, इस वजह से। ठीक है, तो उनका नाम क्या बना, रुद्रदेव था। ठीक है, अज्यूम द मेल नेम रुद्रदेवा। फिर वो लास्ट में उनको अपना साम्राज्य छोड़ के भी जाना पड़ा, क्योंकि सबने बोला कि आपने चीट किया है, क्योंकि आप लड़की हैं, लड़की होने के बावजूद आपने इतने सालों तक ये बात को छुपाया है। तो वो चले गए। पर जैसा देखा कि सब मिल के उस साम्राज्य पे अटैक होना शुरू किया, तो वो फिर से लड़की के ही वेश में आए, क्वीन बन के। ठीक है, सो वारंगल वॉज द कैपिटल ऑफ काकतीय एम्पायर। वारंगल जो था वो काकतीय एम्पायर का राजधानी था। एंड हर रेन वॉज मार्क्ड बाय द अपराइजिंग ऑफ हर फ्यूडिटरीज who didn't like the succession of a woman to the throne। उनके बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जैसे हम हैं तो हमारे जैसे सोच लो कि रिश्तेदार हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे, हिंसा रखते थे कि एक महिला को या फिर एक वुमेन को कैसे सिंहासन में बिठा देंगे। अगर तुम्हारा पुत्र नहीं है बट खानदान में तो लड़के हैं ना, तो उनको बिठाओ, मगर तुम राजा हो मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा ही कोई वंशज आगे बैठेगा। ऐसा भी हुआ था जब वो मतलब रुद्रदेव के वेश में थी, ऐसा भी हुआ कि उनका विवाह भी करवाया गया, वो भी लड़की के साथ विवाह करवाया गया, और जो लड़की भी थी वो बहुत खुशी खुशी उनके साथ मैरिज की,
क्योंकि उनको सम्मान मिला और वो जानने को कोशिश करी थी कि रुद्रदेव है कौन। और विवाह से पूर्व वो लेडी भी जान चुकी थी कि ये रुद्रमा देवी हैं, मतलब एक पुरुष नहीं महिला है। फिर भी उन्होंने बोला कि आपका सम्मान के खातिर, आपके वंश के सम्मान के खातिर हम आपसे विवाह करेंगे। तो उन्हीं के नाम से अभी मतलब अभी भी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि ये है, ठीक है। So her reign was marked by the uprising of her feudatories who didn't like the succession of a woman to the throne. रानी रुद्रमा overcame all the difficulty, जितने भी बाधाएं आए सबको मेंटेन किया, सबको हराया और उसके बाद वो बनी रानी वहाँ की, ठीक है। सी वॉज मैरिड टू, देखो नेक्स्ट सेकेंड मैरिज जब सबको पता चल गया तो जो उन्होंने अपने ही दोस्त को विवाह किया था जिनका नाम था वीरभद्र, हु लॉस्ट हिम अर्ली, जो कि बहुत ही कम उम्र में मारे गए एक युद्ध में। दिस इंसिडेंट गेव हर सीवियर ग्रिप, बहुत ही उनको दुख लगा, बहुत ही शोक में चले गए। ग्रिप मतलब शोक एक टाइप का। द यादव किंग महादेव इन्वेडेड द काकतीय, उसके बाद यादव राज्य के एक राजा आए महादेव बोल के, वो इन्वेड किए, घुसपैठिया बोलते हैं ना, घुस जाना, तो वैसा काकतीय एम्पायर में घुस गए ड्यूरिंग द ईयर 1268 to 70 में। बट नथिंग केम आउट ऑफ दिस, कुछ भी हुआ नहीं। इट वॉज ए मेयर रेड, एक टाइप का होता है ना रेड डालना, घुसपैठिया घुस के रेड मार दिया ऐसा। एंड डिडंट रिजल्ट इन एनी लॉस ऑफ टेरिटोरी ऑफ काकतीय, कोई भी लॉस नहीं हुआ काकतीय को। इन 1280 प्रताप रुद्रदेव द ग्रैंड सन ऑफ रुद्रमा, फिर कौन है, रुद्रमा देवी के जो ग्रैंड सन थे वो है प्रताप रुद्रदेव, वॉज अपॉइंटेड एज अ युवराज, वहाँ पे युवराज बोला गया। इन 1285 द पांड्यस, यादवस एंड होयसालास सब मिल गए, एक साथ मिल गए एंड ट्राई टू एनेक्स द काकतीय एम्पायर, एंड दखल करने को कोशिश किए और जो लोग थे वहाँ से वो भगाने को ट्राई किए। बट प्रताप रुद्रदेव द युवराज टैकल द सिचुएशन सक्सेसफुली। ये तीन साम्राज्य मिलके भी कुछ नहीं कर पाया, काकतीय साम्राज्य को बचा लिया गया, उनके ग्रैंडसन ने बचा दिया जो युवराज थे प्रताप रुद्रदेव। सी ऑल्सो कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वारंगल फोर्ट, अगेन बोल रही हूँ रुद्रमा देवी ने वारंगल फोर्ट बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। इवन कैप्चर्ड मेनी अदर फोर्ट्स एंड बहुत सारे अदर दुर्ग को, फोर्ट मतलब दुर्ग, उसको भी दखल में लाया। सी हैड फेथ इन रिलीजियस बिलीफ, वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी और धर्मशास्त्र के ऊपर बातचीत करती थी और मानती थी। वर्शिप मैनी गॉडेस, और मतलब गॉड से ज़्यादा वो गॉडेसेस को मानती थी। वो शक्तिशाली पावरफुल, वो जो ये था ऑरा था, बोलते हैं ऑरा, तो वो उनके पास वो मानती थी कि भगवान ने ही दिया है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ रानी रुद्रमा वॉज एफिशिएंट, उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था, लोग बहुत ही खुशी खुशी जीवन बीतते थे। इट इज़ बिलीव दैट सी डाइड एज रिजल्ट ऑफ इंजरी ड्यूरिंग ए वॉर, ये माना गया है कि ये युद्ध में वो लड़ते लड़ते फिर उनका डेथ हो गया, ये माना गया है। अब तो ब्रिटिश एज में आ गए, ब्रिटिश एज, ओके एक मिनट। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.